हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। आप देख रहे हैं फिज़िक्स मॉम एजुकेशन चैनल। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स का। आज का है अपना लेक्चर नंबर 13 और आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेगुलर बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए एज वेल एज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। देखो बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे फार्मूलेज मैंने आपको बताए, अलग अलग बॉडीज़ के फार्मूलेज बताए, मैंने आपको टेबल भी ड्रॉ करके दिया है और आपके टेक्स्ट बुक में भी एक टेबल दिया है चैप्टर के एंड में। तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला उन्होंने दिया है वो फार्मूला बस कुछ बॉडीज़ के लिए ही एप्लीकेबल है। तो कौन सी बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है? जो बॉडीज़ उन्होंने दी है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो उसमें रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स था वो बॉडीज़ का, और दैट एक्सिस इज़ अबाउट देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये दो ड्रॉबैक्स है उसके कि वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला दिया है वो हम लोग सिर्फ दो चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो वो बॉडीज़ अगर रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप की हो तभी। रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप मतलब एक तो हमने सर्कल लिया है या फिर ऐसे ट्रायंगल लिया है या फिर डिस्क ली है, मतलब यहाँ पे ये जो शेप है ये रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप है। अगर बॉडी ऐसी है तो उसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। और ये जो एक्सिस है वो एक तो यहाँ से पास हो रहा है, नहीं तो डायमीटर अलॉन्ग डायमीटर पास हो रहा है, तो यहाँ पे सेंटर या फिर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मतलब दैट एक्सिस इज़ अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो उसके लिए ही वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला एप्लीकेबल है। तो अगर मैंने ये एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, मतलब यहाँ पे सपोज़ ये जो एक्सिस है मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग मिलेगा। या फिर मतलब एक तो या इस एक्सिस से पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर शिफ्ट कर दिया ऐसे, तो उसके लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग मिलेगा। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा वो निकालने के लिए हम दो थ्योरम यूज़ करने वाले हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आज हम लोग उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है और इसको अप्लाई कैसे करना है। लेकिन ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले हम लोग वो कंडीशंस देखेंगे। तो कंडीशंस देखो क्या है। तो इसमें पहली कंडीशन है ऑब्वियसली ये रहेगी, वी नीड टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये एक बॉडी है और इस बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, वन ऑफ देम पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। दो एक्सिस रहेंगे तो उसमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए और दूसरा जो एक्सिस है वो इसको पैरेलल होना चाहिए। एक तो इस डायरेक्शन में रहेगा या फिर इस डायरेक्शन में रहेगा, कौन सी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन दूसरा एक्सिस जो है वो इस सेंटर ऑफ मास से जो पास हुआ उस एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली कंडीशन है वी नीड टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंड वन इज़ वन ऑफ देम पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो ऐसी बॉडी जो रोटेट हो रही है, ऐसी बॉडी पे ही हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है उसकी कंडीशंस। अब देखते हैं कि ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एग्जैक्टली है क्या और इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो ये थ्योरम कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो भी मैं लेने वाली हूँ, कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो देखते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो देखो यहाँ पे हमने एक इरेगुलर शेप की बॉडी कंसिडर की है। कंसिडर करते हैं ये उसका सेंटर ऑफ मास है, दैट इज सपोज टू बी इट इज़ डिनोटेड बाय सी। तो ये सेंटर ऑफ मास में से एक एक्सिस पास हुआ और दूसरा एक्सिस उसको पैरेलल है जो कि यहाँ से पास हुआ है। तो हम लोग इसको कुछ तो भी नाम देते हैं। सपोज़ मैंने इसको नाम दिया ए एंड बी, इसको नाम दिया
M एंड P। तो यहाँ पे ये दो एक्सिस है MOB, सॉरी P चाहिए यहाँ पे, MOP एंड ACB बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दो एक्सिस है। और जो कंडीशन है अपनी, दोनों पैरेलल होने चाहिए और उसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, मतलब दोनों भी यहाँ पे वैलिड है। तो अभी हम लोग अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस, सबसे पहले उसका स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स। तो अभी यहाँ पे देखो, मैं एक एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करती हूँ। सपोज एक स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया, तो यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया हमने। सपोज दैट एलिमेंट इज डी पॉइंट पे स्मॉल एलिमेंट है जिसका मास है dm, और ये एक्सिस के अलोंग हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे IC, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और ये एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे हम लोग IO। तो हमें IO निकालना है। अगर हमें बॉडी इस एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही है तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसके लिए हमें फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया, दैट मास ऑफ दैट एलिमेंट इज सपोज टू बी dm। तो कंसिडर करते हैं, लेट m, कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो पूरी बॉडी है इसका मास हमने m कंसिडर किया है, और इस बॉडी का एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, उसका मास हमने dm कंसिडर किया, मास ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो द वन कंडीशन हियर, दैट डिस्टेंस इज सपोज टू बी h। सो h इज व्हाट, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो अभी चलते हैं कि इसका सेंटर ऑफ IO का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये बातें आपको क्लियर है, होप सो। देखो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट का दो एक्सिस हमने कंसीडर किए, एक जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और दूसरा जो है उसे h जितने डिस्टेंस पे हमने रखा है, तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, द मास ऑफ दैट एलिमेंट इज dm। पहले हम इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे, उसके बाद पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट करके हमें निकालना होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इस एलिमेंट की ओर 90 डिग्री, ओके। और इस पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, और इस पॉइंट को भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, और इसको हम लोग नाम देंगे N, इस पॉइंट को। तो देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो DNC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा DNO, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूटिलाइज करेंगे ही कहीं पे। तो अभी देखते हैं सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एलिमेंट अबाउट दिस एक्सिस, पहले ये देखते हैं, और देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एलिमेंट अबाउट दिस एक्सिस, दोनों के लिए। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ r² dm। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो पहले हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्सिस ACB के लिए क्या मिलेगा हमें। देखो इस एलिमेंट का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे DC ये डिस्टेंस है, मतलब r² की जगह पे हम क्या लेंगे, DC², और मास उसका dm ही है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या लिया है, IC। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्सिस ACB IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DC² dm, ओके। उसके बाद लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्सिस, दूसरा एक्सिस कौन सा है, MOP। फॉर एक्सिस MOP इज IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिस्टेंस क्या है इस एलिमेंट का यहाँ से, दैट इज DO² dm। सॉरी दिख नहीं रहा यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्सिस MOB इज इक्वल टू IO दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DO² dm। तो ये दो इक्वेशंस हमें मिले। सपोज मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसको यही IO ही हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप IO ऑब्जर्व करो, IO इज इक्वल टू क्या है, DO।
तो डी ओ को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो हमें ये पाइथागोरस थ्योरम हम इस ट्रायंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर ये मिलेगा। मतलब डी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर, ये ट्रायंगल के लिए ले रहे हैं हम लोग। तो ये डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर, तो एन ओ स्क्वायर। तो ये डी ओ स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये वैल्यू डाल देते हैं। तो देखो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, आई ओ इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओ स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये डालेंगे डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर। तो डालो डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर इंटू डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ। ओके, तो ये हमें मिला आई ओ इज इक्वल टू डी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर इंटू डी एम। लेकिन डायग्राम में देखो ये जो एन ओ स्क्वायर है, डायग्राम में देखो ये जो एन ओ स्क्वायर है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक सी ओ और दूसरा एन सी। तो उसकी जगह पे एन ओ स्क्वायर की जगह पे हम लोग सी ओ प्लस एन सी डालेंगे। तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, देखो आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये डी एन स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, डी एन स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे हम लोग डालेंगे सी ओ स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर एंड आउट ऑफ द ब्रैकेट डी एम इज़ ऑलरेडी देयर। यहाँ पे डी एम हमें लिखना ही पड़ेगा। तो उसके बाद ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, सॉरी यहाँ पे सी ओ प्लस एन सी और होल ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, क्योंकि एन ओ स्क्वायर है, मतलब यहाँ एन ओ इज इक्वल टू क्या है, सी ओ प्लस एन सी। तो होल ब्रैकेट स्क्वायर हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई कर दो। तो हमें क्या मिलेगा, आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एन स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा प्लस ए स्क्वायर मतलब सी ओ स्क्वायर प्लस टू सी ओ इंटू एन सी प्लस बी स्क्वायर मतलब एन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एन सी स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, और वो डी एम यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद देखो ये एन सी स्क्वायर और डी एन स्क्वायर को एक जगह ला के रखो। आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस ये टू सी ओ डॉट एन सी एज इट इज़ रहेगा प्लस ये सी ओ स्क्वायर और ये डी एम एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर जो है डायग्राम में देखो, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूटिलाइज कर सकते हैं। आई विल शो यू द डायग्राम। तो देखो यहाँ पे हमें मिला है डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, पाइथागोरस का थ्योरम, दैट इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर। मतलब वो डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर की जगह पे हम लोग डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह पे हम डायरेक्टली डी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो आई ओ इज इक्वल टू हमें मिलेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे डी सी स्क्वायर प्लस टू एन सी एज इट इज़ रहेगा इनटू सी ओ क्या है, सी ओ इज़ द एच, डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग। सो सी ओ इज़ द एच प्लस सी ओ स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर डी एम। अब हम क्या करेंगे, ये डी एम से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखो आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू एच इंटू एन सी इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी ओ स्क्वायर इंटू डी एम।
तो यहाँ पे देखो dc² dm स्टार्टिंग में ही हमने निकाला, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ IC। स्टार्टिंग में ही हमने लिया है, देखो सी दिस इज द IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dc² प्लस dm²। तो इसकी जगह पे हम लोग ये IC डाल सकते फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमें मिलेगा IO इज इक्वल टू IC प्लस यहाँ पे 2H में कॉमन निकालती हूँ, बाहर निकालती हूँ, 2H इन ब्रैकेट NC इंटू DM। तो NC इंटू DM का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा, प्लस CO की जगह पे हम लोग H डाल सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ H²। तो यहाँ पे H² हमने लिखा, H² में बाहर निकालती हूँ, H² इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो देखो ये ज़ीरो बन जाएगा, ये पूरी टर्म यहाँ पे हमें ज़ीरो मिलेगी क्योंकि NC/DM विथ रिस्पेक्ट टू DM है, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा सेंटर ऑफ मास के वहाँ पे। और ये जो है H² इंटीग्रेशन ऑफ DM मतलब क्या कि अगर बहुत सारे एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को हमने इंटीग्रेट किया होल बॉडी का, तो यहाँ पे होल बॉडी का मास हमें मिलेगा, मतलब कैपिटल M मिलेगा अगर ये इंटीग्रेशन लिया तो यहाँ पे I0 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, IC प्लस ये होल टर्म ज़ीरो हो गई और MH² हमें मिलेगा। मतलब देखो हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलता है, मैं इधर लिखती हूँ। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा, ICIO इज इक्वल टू IC प्लस ये होल टर्म ज़ीरो, मतलब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, और H² एज इट इज़ रहेगा और DM की जगह पे हम M लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा MH²। तो देखो ये जो हमें फॉर्मूला मिला है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस निकाल सकते हैं। देखो वापस एक बार रिवाइज करती हूँ। हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है, उसमें हमने दो पैरेलल एक्सिस लिए, एक सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है, उसके बाद इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस h हमने लिया है और एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका मास dm है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए r² dm वो यूटिलाइज़ किया, तो IC इस एलिमेंट के लिए dc² dm हमें मिलेगा। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस MOB हमें मिलेगा DO² dm। तो यहाँ पे DO² के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने ये फॉर्मूला पुट किया। वो फार्मूला पुट करने के बाद हमें dn² प्लस NO² मिला। NO² अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री यहाँ पे ये दो टर्म्स में स्प्लिट है, तो दोनों की एडिशन करके यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ पे हमें ये टर्म मिली। तो यहाँ पे स्प्लिट करके हमने यहाँ पे वापस इस ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और वहाँ पे dc² पुट किया। CO यहाँ पे H था इसीलिए हमने H पुट किया और इंटीग्रेशन सेपरेट करके DM सेपरेट करके फाइनली हमें ये टर्म्स मिली। तो यहाँ पे ये टर्म्स के लिए हम ज़ीरो लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज़ ज़ीरो और इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज़ टोटल मास ऑफ द बॉडी। ये दोनों पुट करके हमें फाइनल फार्मूला मिला। तो वो फाइनल फार्मूला देखो क्या है, दैट इज़ IO इज इक्वल टू IC प्लस MH²। तो ये जो फाइनल स्टेटमेंट है पैरेलल एक्सिस का, फाइनल फार्मूला है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोग इस लॉ को, इस थ्योरम को स्टेट कर सकते हैं। कैसे देखो, अभी हम लोग इसका स्टेटमेंट, होप सो आपको ये डेरिवेशन क्लियर होगा, इससे हम लोग इसका स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो हमने फार्मूला डिराइव किया है उसके ऊपर से हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का स्टेटमेंट बना सकते हैं। क्या स्टेटमेंट है इसका, यहाँ पे क्या है, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH² है, तो इसी के ऊपर से हम इसका स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले तो ये सम है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट का और स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो यहाँ पे इससे हम लोग इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, किसी ऑब्जेक्ट के कुछ कौन से भी एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो क्या रहेगा, इट इज़ द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। जो हमने देखा था दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल थे,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, और वो कहाँ से पास हो रहा है, एंड इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, एंड इट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, एंड द प्रोडक्ट ऑफ किसका समय, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कि पैरेलल है और सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है, एंड और किसका समय, एंड द प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो यही स्टेटमेंट बनेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, and the product of mass of an object and square of the distance between the two axes. This is the statement of parallel axis theorem. देखो यहाँ पे एक नोट है, ये जो लॉ है, थ्योरम है पैरेलल एक्सिस का, ये हम लोग 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। तो अभी देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, JEE में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो पहला क्वेश्चन हम 1D ऑब्जेक्ट का सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड हैविंग मास m एंड लेंथ l। तो एक एंड से मतलब यहाँ से वो एक्सिस पास होने वाला है और इसकी लेंथ जो है टोटल लेंथ l दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, इसके सेंटर में रॉड का यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब सेंटर ऑफ मास में सेंटर में ही उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ से एक एक्सिस हम लोग लेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी निकाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो टेबल दिया है उसमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने दिया है। तो देखो सोचो क्या है, ये फॉर्मूलेज अभी आपके लर्न होने चाहिए। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, हमें निकालना है अलोंग दिस एक्सिस, एक एंड से, ये एंड लो या फिर ये एंड लो, कौन सा भी एंड लो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैं ये एंड लेने वाली हूँ, यहाँ से वो एक्सिस पास होगा। तो यहाँ पे ये एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया। देखो ये एक एंड में से एक एक्सिस पास हो रहा है, ये सेंटर ऑफ मास में से ये एक्सिस पास हो रहा है। तो इसको हम IC नाम देंगे, जो सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है, और इसको हम IO मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस इज IO, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस इज IC। तो हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्या है ये, ml² डिवाइड बाई 12। तुरंत आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपका लर्न होना चाहिए अभी। और हमें निकालना है इसका। तो देखो इसकी टोटल लेंथ इन्होंने कितनी दी है, ये टोटल लेंथ है L, तो ये हाफ लेंथ यहाँ पे कितनी रहेगी, L/2, मतलब ये हमें मिल गया H। इसका मास m दिया है, लेंथ L दी है, तो ये H हमें मिला L/2। फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या है, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH²। तो यहाँ पे IC क्या है, ml² डिवाइड बाई 12 प्लस m इंटू h² क्या है, L/2 ब्रैकेट स्क्वायर। सो IO इज इक्वल टू ml² डिवाइड बाई 12 प्लस ml², L² 2² इज 4 डिवाइड बाई 4। बेस सेम कर लो। सो IO इज इक्वल टू ml² डिवाइड बाई 12 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, बेस सेम हो जाएगा, ml² डिवाइड बाई 4 3 = 12, बेस सेम है, ऊपर की एडिशन हो सकती है। 3 + 1 ml² इज 4 ml² डिवाइड बाई 12, 4 1 = 4 4 3 = 12, मतलब हमें IO यहाँ पे कितना मिला, IO इज इक्वल टू मिला ml² डिवाइड बाई 3। तो ये फाइनल फार्मूला हमें यहाँ पे मिलता है, मतलब यही हमें पूछा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड। तो ये एंड लो या फिर ये, दोनों का L/2 ही आएगा यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क हैविंग मास m एंड रेडियस r। और उसके ऑप्शंस दिए हैं, A mr²/4, B mr²/2, C 3 mr²/2 एंड D mr²। तो यहाँ पे हमें एक डिस्क दी है, सपोज कंसीडर करते हैं ये वो डिस्क है।
ये डिस्क का ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से जो पास होता है वो एक्सिस के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो ये इसकी रेडियस है r, और r/2 रेडियस पे सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे r/2, ये रेडियस कितनी है, दैट इज द r/2 रेडियस पे एक एक्सिस पास हुआ है, इसको हम IO नाम देंगे। तो ये एक्सिस का हमें सेंटर ऑफ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो IC हमें पता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए बोलो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, टेबल देखा क्या है, mr²/4। यहाँ पे आप तुरंत टिक कर दोगे mr²/4, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए रहते हैं। तो ये mr²/4 नहीं, हमें इसका चाहिए, इसका mr²/4 है, इस एक्सिस के अलॉन्ग mr²/4 है, बट इसके अलॉन्ग क्या है वो हमें निकालना है। उसके लिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूटिलाइज करने वाले हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा, वापस वही IO = IC + mh²। तो IC मैंने क्या बोला यहाँ पे, IC है mr²/4 प्लस m, टेबल देखो हाँ इस फॉर्मूले के लिए, h क्या है r/2, मतलब ये आएगा r/2 और उसका स्क्वायर। तो IO = हमें मिलेगा mr²/4 प्लस mr²/4, 2 का स्क्वायर 4 r², देन दैट इज इक्वल टू 2 mr²/4। तो ये 2 2 ज़ा 4, हमें मिला IO = mr²/2। ये हमें उसका फाइनल आंसर मिला। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है। Theorem of parallel axis. In this module, you will learn about the theorem of parallel axis. Consider a sphere for which you want to determine the moment of inertia about an axis. Let the chosen axis of rotation be ZOZ'. Now, can you think of a method or a tool to determine the moment of inertia of the sphere about this axis? Well, the tool you can use is the theorem of parallel axis. Let us apply the parallel axis theorem to determine the moment of inertia of a sphere along the ZOZ' axis. To do this, consider a point mass mi at a distance xi from the axis of rotation ZOZ'. From the definition of moment of inertia, the moment of inertia of mi will be mi into xi². Now, through the center of mass C, consider an axis PCP' parallel to ZOZ'. The distance between PCP' and ZOZ' is d, and the distance between the center of mass C and the mass mi is ri. As the distance xi of the mass mi is equal to d plus ri, the moment of inertia about ZOZ' mi into xi² can be given as mi into d plus ri whole square. Let us now understand the application of the parallel axis theorem to find the moment of inertia of any object. For this, consider a disk of mass m and radius r whose moment of inertia about the center of mass is half mr². However, the moment of inertia of the disks along the selected axis can be represented as Iz equal to Icm plus md². Here, as d is equal to r and Icm is half mr², the moment of inertia Iz is found to be 3/2 mr². Thus, you can note that the theorem of parallel axis is applicable to 3-dimensional as well as to 2-dimensional objects along a specified axis if you know the moment of inertia of a body about a parallel axis through its center of mass and the distance of the parallel axis from the specified axis. In this module you have learnt the moment of inertia of a body about any axis
is equal to the sum of the moment of inertia of the body about a parallel axis passing through its center of mass and the product of the mass of the body and the square of the distance between the two parallel axes. The theorem of the parallel axis is applicable to three-dimensional as well as two-dimensional objects at any chosen axis. बच्चों उसके बाद देखते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है। इसके पहले हमने पैरेलल एक्सिस का देखा, अब परपेंडिकुलर एक्सिस का देखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि इस थ्योरम की कंडीशंस क्या है। जैसे पैरेलल एक्सिस की कंडीशन थी वैसे भी इसकी कंडीशन है, ये कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है दिस थ्योरम रिलेट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ लैमिनार ऑब्जेक्ट्स ओनली। अभी यहाँ पे और एक वर्ड में डालना चाहूँगी, ये हम लोग जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग 1D के ऊपर अप्लाई कर सकते थे, 1D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते थे, बट ये थ्योरम हम लोग बस 2D ऑब्जेक्ट्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं। 2D लैमिनार, लैमिनार का मतलब क्या होता है? लैमिनार मतलब जिसका थिकनेस बहुत ही कम है, मतलब एक सिंगल पेज के बराबर उसका थिकनेस होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी 2D ऑब्जेक्ट्स के अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है इट इज़ अबाउट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। जो लैमिनार ऑब्जेक्ट है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस 3 आए मतलब एक्स वाई जेड तीनों भी इधर आएंगे। तो ये तीनों भी क्या होने चाहिए? तीनों भी परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये तीनों एक्सिस। और तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो 3 एक्सिस है वो कॉन्करेंट होने चाहिए। कॉन्करेंट का मतलब पता है आपको? ये सपोज हमने कंसीडर किया दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस। तो ये तीनों यहाँ पे मीट होने चाहिए एक पॉइंट पे। इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट एक्सिस। जो तीनों एक पॉइंट पे मीट होते हैं उसको हम कॉन्करेंट एक्सिस बोलते हैं। तो ये तीनों एक्सिस क्या होने चाहिए? कॉन्करेंट होने चाहिए। और चौथी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2 ऑफ देम आर इन द प्लेन एंड थर्ड परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या? देखो, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये कंडीशन होती क्या है। तो देखो तीनों एक्सिस कैसे होने चाहिए, इसके लिए मैंने ये रिंग कंसीडर की है, इट इज़ वन ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये तीनों एक्सिस हम लोग कैसे रखेंगे? देखो कंसीडर करते हैं, ये है वाई एक्सिस, तो इसको मैंने ऐसे रखा, ओके। ये है एक्स एक्सिस, इसको हम ऐसे रखते हैं। ये एक्स एक्सिस कंसीडर करो, ये वाई एक्सिस कंसीडर करो, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं परपेंडिकुलर। तो अभी देखो यहाँ पे ये दोनों जो एक्सिस है एक्स एंड वाई एक्सिस, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब तीसरा एक्सिस यहाँ पे कहाँ रहेगा? ये तीसरा एक्सिस हमारा रहेगा जो ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर है। उन्होंने क्या बोला है कि 2 एक्सिस ये प्लेन के, ये इसकी प्लेन हो गई अभी, दिस इज़ द प्लेन ऑफ दिस रिंग। तो ये प्लेन पे होने चाहिए, ये 2 एक्सिस इसमें से प्लेन पे होने चाहिए, और तीसरा एक्सिस जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर। देखो ये ऑब्जेक्ट है नीचे ऐसा और उसको ये परपेंडिकुलर है ऐसा, तो ये आपका थर्ड एक्सिस हो गया। तो ऐसे हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। तो अभी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, बट एक्चुअली अगर इसको पेज के ऊपर हमें ड्रॉ करना है तो हम लोग उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये एक एक्सिस एज इट इज़ रहता है, बट ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस हमने ऐसे दिखाया था उसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। फिर तीसरा एक्सिस हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं? यहाँ पे दिखाते हैं। तो इसको ड्रॉ करते वक्त हम लोग ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे ही अगर हमने वो ये एक्स और वाई एक्सिस दिखा दिया तो थर्ड एक्सिस कहाँ दिखाएंगे? तो इसलिए हम लोग जेड एक्सिस यहाँ पे दिखाते हैं, एक्स एक्सिस यहाँ पे दिखाते हैं और वाई एक्सिस यहाँ पे दिखाते हैं। तो जब आप इसको ड्रॉ करते हो तो ऐसे उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, बट एक्चुअल में उसका मीनिंग जो मैंने आपको दिखाया, प्रैक्टिकली एक्टिविटी दिखाई, वैसे हम लोग उसको कंसिडर करेंगे।
तो ये हो गया इसकी कंडीशंस। देखो कंडीशंस मैंने आपको बताई। सबसे पहली कंडीशन ये लैमिनार ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल है 2D। उसके 3 एक्सिस होते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम लोग लेते हैं XYZ। उसमें से 2 जो है वो 2 प्लेन के ऊपर ही है और तीसरा जो होता है वो ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर होता है। और चौथा जो कंडीशन है वो है कि ये तीनों भी क्या होने चाहिए, कॉन्करेंट, मतलब दे शुड मीट एट सिंगल पॉइंट ओनली। तो ये 4 कंडीशन है इसकी। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी आप लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई दिस। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल थ्योरम क्या है और उसका प्रूफ कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका प्रूफ और स्टेटमेंट क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे एक मैंने लैमिनार ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है। दिस इज़ द लैमिनार 2D ऑब्जेक्ट और इसके ऊपर हमने 3 एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, X, Y एंड Z। ये तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड दे आर कॉन्करेंट ऑल्सो, एक पॉइंट पे मीट हो रहे। तो अभी यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि इसके अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोग IZ कंसिडर करते हैं। इसके अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोग IY कंसिडर करते हैं और इसके अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम लोग IX कंसिडर करते हैं। अब ये लैमिनार ऑब्जेक्ट बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट से बना है। तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट कंसिडर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट P देर इज़ अ स्मॉल एलिमेंट हैविंग अ मास DM। उसका मास हम लोग DM कंसिडर करेंगे, एलिमेंट का मास। अब मुझे बताओ ये जो एलिमेंट P है इसको यहाँ से मैं एक लाइन खींचती हूँ Y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर और यहाँ से एक लाइन खींचती हूँ X एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये कितना रहेगा। देखो यहाँ से ये Y है, ये डिस्टेंस Y रहेगा, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा इसका Y। यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है अलॉन्ग X एक्सिस ये डिस्टेंस कितना है X, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे X। और हमें Z एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमें क्या मिलेगा, √y² प्लस x²। मतलब देखो ये तीनों एक्सिस से डिस्टेंस हमें मिल गए। ये स्मॉल एलिमेंट का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है y और z एक्सिस से कितना डिस्टेंस है √y² प्लस x²। अब हम लोग तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। आप लोगों को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बॉडी इज इंटीग्रेशन ऑफ r² dm, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे पहले मैं x एक्सिस का लेती हूँ। x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है y, तो Ix इज इक्वल टू क्या आएगा, r की जगह पे y² dm। अब लेते हैं Iy का, इस एलिमेंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है x, तो हमें मिलेगा x² dm। और थर्ड वाला Iz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r², मतलब यहाँ से डिस्टेंस कितना है √y² प्लस x²। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे √y² प्लस x² ब्रैकेट स्क्वायर dm। बट यहाँ पे स्क्वायर रूट गेट कैंसल एंड वी विल गेट y² प्लस x² dm। Separate this dm to dm and integration for both the terms. You will get integration of y² dm plus integration of x² dm and that is equal to Iz. Now you tell me what is the integration y² dm, that is given here. It is the moment of inertia along x axis. So Iz is equal to moment of inertia along x axis and x² dm is the moment of inertia along y axis. So I will write here Ix plus Iy. So this is the mathematical form of theorem of perpendicular axis, and from this mathematical form you can state the theorem of perpendicular axis. So we will take the statement also. So this is the proof of theorem of perpendicular axis. होप सो आपको समझ में आया होगा। देखो हमने क्या किया है, आपको समझ में आया। यहाँ पे एक लैमिनार ऑब्जेक्ट लिया, उसके तीनों एक्सिस कंसीडर किए, एक स्मॉल एलिमेंट P कंसीडर किया,
उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पैरेलल है y एक्सिस को, ये x आएगा, ये x एक्सिस को पैरेलल है। और फिर उनका यूज़ करके बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ये डिस्टेंस निकालेंगे √y² + x²। और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज़ करके हमने उसको प्रूव भी किया है। पैरेलल एक्सिस से कंपेयर किया तो ये प्रूफ बहुत ही छोटा है और इजी भी है। तो ये हो गया प्रूफ। अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या आएगा। सो द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस स्टेटमेंट इज, this is the equation mathematical form, Iz = Ix + Iy. So the statement is, the moment of inertia of a laminar object Iz about an axis perpendicular to its plane is the sum of its moment of inertia, perpendicular axis which is moment of inertia Iz it is the sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axis. ये दोनों एक दूसरे को perpendicular है और इसको भी perpendicular है in its plane, and all the three axes being concurrent. So this is the statement of perpendicular axis theorem.